नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था से हमारी परीक्षाओं में कभी एक कभी दो प्रश्न जरूर आते हैं। कभी इसकी कर प्रणाली से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो कभी इनकी अर्थव्यवस्था यानी बाजार व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे गुप्त काल में चीज़ों को मैनेज किया गया, कैसे व्यापार किया गया, इनके बाहर के व्यापार क्या थे, इनके अपने आंतरिक व्यापार क्या थे, कैसे इनका आदान प्रदान होता था। ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। आप पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। पूरी गुप्त काल यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि हमारी परीक्षाओं में आते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके हो चाहे करंट अफेयर का पार्ट हो, उसके संबंधित वीडियो आपको मिलते रहें। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि गुप्त काल को ही भारत का जो है स्वर्ण युग माना जाता है, इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ये भी एग्जैक्ट यही परीक्षा में एक प्रश्न था कि किस काल को स्वर्ण युग मानते हैं। उसमें मौर्य काल था या और ऐसे को हड़प्पा थे, ऐसे करके कई उसमें ऑप्शन थे जिसमें आपको गुप्त काल को लगाना रहता है। इस दौरान जब जो गुप्त काल था, इस समय में कला, संस्कृति, विज्ञान, इन सब का विकास तो हुआ ही, अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, जब कोई उन्नत राष्ट्र बनता है या कोई सभ्यता उन्नत बनती है तो उसमें सारी चीज़ों का बराबर योगदान होता है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र रहा हो। और किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए पैसा देखिए जरूरी होता है। पैसा कैसे आएगा? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट मतलब उसकी अर्थव्यवस्था से, यानी लेन देन या व्यापार की व्यवस्था से। तो गुप्त काल में जो कृषि थी, इनका मुख्य आधार था। तब भी कृषि होती थी, भूमि की व्यवस्थाएं बनी हुई थी, किस भूमि पर किसका अधिकार होता है, किसान का क्या अधिकार था, यानी कैसे क्या होता था, वो हम अभी समझेंगे। कृषि जो इनकी थी वो कई प्रकार से बटी हुई थी। इन्होंने खेती का विभाजन ऐसे किया था कि उपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर तब किया था। और उसी पर इनके कर वगैरह थे, जिससे कि इनका एक तो खाद्यान्न अपने उत्पन्न हो जाते थे, खाद्यान्न उत्पादन के साथ में बाजारीकरण भी होता था। तो कृषि का उत्पादन और फसलें जैसे थी इनकी, तो फसलें कौन सी थी? चावल है, गेहूं है, जौ है, बाजरा, गन्ना, दालें, कपास जैसी फसलें उगाई जाती थी। ये फसलें तब भी संपन्न अवस्था में, काफी अवस्था में उगाई जाती थी। चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना, दाल, कपास, है ना। सिंचाई के लिए क्या करते थे लोग? कुआं, नहर और जलाशय का उपयोग करते थे। इनकी जो भूमि थी वो उर्वरक थी और उत्पादन अधिक होता था। जब देखिए भूमि आपकी उर्वरक रहेगी तभी उत्पादन अच्छा रहेगा। पानी के लिए इन्होंने प्रॉपर जलाशय बनवाए थे, कुएं बनवाए थे और नहरों का निर्माण कराया था। जो इनकी भूमि का वर्गीकरण है, तो भूमि को इन्होंने कैसे बांटा? देखिए, एक तो इनका वर्गीकरण में एक हिस्सा निकल गया राजकीय भूमि का। राजकीय भूमि मतलब यह भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, यानी इसमें क्या उपजाया जाएगा, कितना उपजाया जाएगा, ये पूरा हिसाब किताब राजा का होता था। राजा अपने अनुसार इसमें खाद्यान्न है, ये जो भी चीज़ें वो चाहता था इसमें उपजाता था। फिर आती थी अग्रहारी भूमि। इसमें ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी, जिस पर कर नहीं लगाया जाता था। उस समय भी ब्राह्मणों को दान में भूमि दी जाती थी, जिस पर कोई कर, यानी वहाँ पर अगर कोई फसल उत्पन्न हो रही है तो वो कर मुक्त होती थी। फिर आती है निजी स्वामित्व वाली भूमि। इसमें क्या होता था? जो किसान या धनी व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए उपयोग करते थे, जैसे अब भी है, किसानों के पास अपनी भूमि है, ऐसे तब भी होता था कि निजी स्वामित्व वाली जो भूमि थी वो किसानों के हक में थी। उस पर अपना किसान खेती बाड़ी या जो भी कार्य है वो करते थे। फिर आती है ग्राम्य भूमि। इसमें क्या था? गांव के उपयोग में आने वाली सामुदायिक भूमि। ये वो भूमि होती थी, परती की भूमि जिसको कहते हैं, कि गांव के उपयोग के लिए सामुदायिक भूमि थोड़ी छोड़ दी जाती थी, जिसमें गांव के कामकाज या जैसे होता नहीं खलिहान वगैरह लगते थे। तो इस प्रकार कितने प्रकार हो गए? राजकीय भूमि हो गई, अग्रहारी भूमि हो गई, निजी स्वामित्व वाली भूमि हो गई और ग्राम्य भूमि हो गई।
ये चारों प्रकार की भूमि तब ऐसे इनका वर्गीकरण होता था। इसके बाद देखते हैं कि कर कैसे लगते थे, क्योंकि कर ही किसी राज्य के अच्छे विकास की एक नींव है यानी जड़ है। कर कितने प्रकार से थे? एक तो कर का नाम था भाग, उसका नाम ही भाग था। यह प्रमुख भूमि कर था जो फसल के उत्पादन का निश्चित हिस्सा यानी आमतौर पर छठा या चौथा भाग होता था। एक चौथाई या 1/6 भाग रहता था जिसका भाग कहते थे। फिर आता है ऊपरी कर। इसमें क्या होता था? अतिरिक्त कर होता था, जैसे विशेष अवसरों पर लगाया जाता था। फिर आता है उदयक भोग। यह अस्थायी कर था जो विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता था। यदि राज्य को आवश्यकता पड़ती है तो राज्य अपने हिसाब से कर लगा सकता था। यह अस्थायी कर था जो सीमित समय के लिए लगा के खत्म कर दिया जाता था। अब समझते हैं इनका व्यापार और वाणिज्य। आंतरिक व्यापार सबसे पहले देखते हैं। तो ग्रामीण और शहरी बाजारों का विकास होता है। गांव में स्थानीय हाट लगते थे और नगरों में स्थानीय बाजार होते थे। जैसे अब भी होता है, गांव में आपने देखा होगा कि एक निश्चित दिन रख दिया जाता है हफ्ते का कि इस दिन बाजार लगेगी यानी हाट लगेगा, और बाकी स्थायी बाजार जो है नगरों में रहते हैं कि अब जब आपको जाना है सामान लेना है तो आप नगर से तो कभी भी ला सकते हैं, लेकिन गाँव में एक निश्चित समय पर यानी निश्चित दिन पर ही बाजार लगते थे। फिर आता है प्रमुख आंतरिक वस्तुओं में क्या होता था? कपड़ा है, धातुएं हैं, मसाले हैं, हाथी दांत हैं, आभूषण हैं, कृषि उत्पाद ये शामिल होते थे। व्यापारिक वस्तुओं में कौन कौन सी चीजें थी? जैसे कपड़ा, धातु, मसाला, हाथी दांत, आभूषण और कृषि उत्पाद। फिर समझते हैं विदेशी व्यापार क्या था। इनका जो विदेशी व्यापार था वो दक्षिण पूर्व एशिया, रोम, चीन और मध्य एशिया से था। भारत से मसाला, सूती और रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, रत्न और धातुएं निर्यात की जाती थी। क्या क्या निर्यात किया जाता था? मसाला, सूती वस्त्र, हाथी दांत, रत्न और धातुएं। विदेशों से घोड़े, कांच, मोती और विभिन्न वस्तुएं मंगवाई भी जाती थी। बंदरगाह नगरों से जैसे ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टनम, भृगुकुच्छ आदि समुद्री व्यापार किए जाते थे, यानी समुद्र से भी व्यापार तब बहुत अच्छे खासे उसमें होता था। फिर आती है मुद्राएं और मुद्रा प्रणाली। इनकी मजबूत मुद्रा प्रणाली थी। गुप्त शासक स्वर्ण मुद्राएं जारी करते थे जिन्हें दीनार कहते थे। इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो दीनार कही जाती थी। तांबा और चांदी की मुद्राएं भी तब प्रचलन में रहती थी। मुद्रा प्रणाली व्यापार को सरल और सुरक्षित बनाने में सहायक होती थी, यानी इनका जो व्यापार था वो मुद्राओं के माध्यम से ही होता था। फिर आता है शिल्प उद्योग। उद्योग में क्या क्या आते हैं? कपड़ा उद्योग था, जैसे कांचीपुरम, बनारस है, उज्जैनी में सूती और रेशमी वस्त्र बनाए जाते थे। इसके कारखाने स्थापित किए गए थे। फिर आता है धातु उद्योग। इसमें था सोना, चांदी, तांबा और लोहे का उपयोग मूर्तियां बनाने में, हथियार बनाने में और सिक्के बनाने में किया जाता था। तो ये धातु का उद्योग हो गया। फिर आता है मूर्तिकला और वास्तुकला। अजंता एलोरा की गुफाएं, बौद्ध स्तूप और मंदिर, ये देखने से पता चलता है कि इनका जो मूर्ति कला का काल था वो बहुत अच्छा था, यानी ये इनकी कला बहुत अच्छी थी। फिर आते हैं हस्तशिल्प, यानी हाथ से बनने वाले कौन कौन से इनके व्यापार होते थे? मिट्टी के बर्तन हुए, आभूषण हुए, हाथी दांत की वस्तुएं हुई, मूर्तियां हुई और धातु की कारागरी इनकी बहुत मशहूर थी। फिर क्या आता है कि व्यापारियों और कारीगरों के संगठन होते थे जिनको श्रेणियां कहा जाता था, यानी व्यापारी और जो कारीगर हैं उनके संगठन होते थे, इनको श्रेणियां कहा जाता था। ये श्रेणियां व्यापार और उत्पादन को नियंत्रित करती थी। श्रेणियों को करों में छूट और विशेष अधिकार दिए जाते थे। ये एक खास पॉइंट हमारे लिए रहेगा कि इनको करों में छूट रहती थी और अधिकार रहते थे। जो इनके व्यापारिक संघ होते थे उनको निकाय कहा जाता था। कर कौन कौन से थे? जैसे भूमि कर है, ऊपरी कर यानी व्यापारिक और व्यावसायिक कर है, शुल्क और चुंगी व्यापारिक वस्तुओं पर लगने वाला कर रहता है, दंड कर है अपराधियों से वसूला जाने वाला कर है। फिर आते हैं इनकी कुछ शब्दावली, जैसे भाग को भूमि कर बोलते हैं, ऊपरी कर यानी व्यापार कर, अग्रहार यानी ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, निकाय यानी व्यापारिक संघ, श्रेणियां व्यापारियों और कारीगरों के संगठन, उदय भोग अस्थायी कर। फिर आता है दंड कर यानी अपराधियों से वसूला जाने वाला कर, स्वर्ण दीनार सोने की मुद्रा, तोलक चांदी की मुद्रा, व्यापारिक मार्ग समुद्री स्थल का नेटवर्क और महाजनपद प्रशासनिक
और व्यावसायिक क्षेत्र होते थे। तो ये हमारे लिए गुप्त काल से संबंधित अर्थव्यवस्था का जो महत्वपूर्ण विषय था, टॉपिक था, वो हमने पूरा कर लिया है। इससे ही परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा, जिससे कि आप तक आने वाले वीडियो समय से पहुंचते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।